हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में यूपी टेट का सिलेबस समझा, वर्ण समझा, लिपि समझी, संवैधानिक विकास समझा, भाषा का विकास समझा। आज हम समझेंगे इसमें हिंदी वर्णमाला संपूर्ण कुछ ही मिनटों में, जो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? यानी 52 होती है, 52 होती है। और एक होता है विशिष्ट व्यंजन, जो इस तरीके का बनाया जाता है ऐसे, ठीक है। इसको मिला करके कितनी हो जाती है? 53 हो जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, या 52 या 53। हिंदी वर्णमाला उन ध्वनियों का व्यवस्थित समूह है जिनका उपयोग हम भाषा लिखने में करते हैं। यह मात्रा एक सूची नहीं बल्कि 5 श्रेणियों का विज्ञान है। देखिए, वर्ण हिंदी वर्णमाला को यहाँ पर मतलब वर्गीकरण किया गया है। तो हम देखते हैं इनका 2 आधारों पे वर्गीकरण किया जाता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। देखिए यहाँ पे स्वर ध्वनियां, देखिए स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात ये किसी अन्य वर्ण यानी व्यंजन की सहायता नहीं लेते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन 33 होते हैं, सुरों पर आश्रित होते हैं। देखिए ये सुरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन आते हैं, और इसमें भैया संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। इधर देखिए संयुक्त व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो व्यंजन, अब ये स्पर्श व्यंजन है, इसको 5 भागों में बांटा जाता है। आगे देखेंगे हम। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4। अब मिश्रित ध्वनियां, यानी इसका मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अयोग्य, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये देखिए अंग, ये 2 भागों में होता है। अनुस्वार, ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। तो छोटी अंग और बड़ी अंग इसके अंतर्गत आती है। दुगुण व्यंजन कितने होते हैं? इनकी 2 संख्या होती है, ड़ा और णा, ठीक है। आगे हम देखेंगे स्वर तंत्र, वास्तुकला। स्वर क्या होते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख के भीतर वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। मूल सुर, इसमें देखिए इसमें सुरों का वर्गीकरण है। मूल सुर कितने होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? तो अ, ई, उ और ऋषि, ये मूल सुर होते हैं। और संयुक्त सुर यानी सुरों के मेल से बनने वाले शब्द, देखिए अ और छोटी ई बनेगी छोटी ए, आ और छोटी ए बनेगी बड़ी ए, ठीक है। आ और छोटा उ बनेगा ओ, आ और छोटा ओ बनेगा औ, ठीक है। इस तरीके से उत्पत्ति के आधार पर सुरों का वर्गीकरण किया जाता है। मूल सुर जिनकी संख्या 4 होती है, और संयुक्त सुर जिनकी, इनकी भी संख्या देखिए 4 है। आगे हम देखते हैं समय का आयाम एवं मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। तो इनका वर्गीकरण सुरों का आया है ह्रास सुर, यानी इन्हें एक मात्रक सुर भी कहते हैं। उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, आ ई उ ऋ, ठीक है। दीर्घ सुर यानी 2 मात्रक सुर बोलते हैं, 2 गुना समय लगता है। आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। और प्लुप्त सुर, ये से 3 मात्रक सुर भी बोलते हैं इन्हें, यानी हर ह्रास सुर से 3 गुना समय उच्चारण में लगता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं या ओम करते हैं, लंबा खींचते इस तरीके से धुन जाती है, तो वो क्या कहलाती है? प्लुप्त सुर कहलाते हैं। अब मुख और होस्ट की ज्यामिति यानी आकृति के आधार पर सुरों का वर्गीकरण, इनको 4 भागों में किया जाता है। विवृत यानी पूरा खुला हुआ मुंह, जैसे आ, बड़ा आ आता है,
ठीक है। दूसरा अर्ध प्रवृत्त यानी आधा खुला हुआ मुंह, अ ए ओ, ठीक है। अर्ध संवृत यानी आधा बंद मुंह, ए ओ। संवृत लगभग बंद मुंह, ई उ और ऊ, ठीक है। होठ की आकृति के आधार पर वर्गीकरण, आवृत्ताकार यानी होठ गोल नहीं होते, अ आ ई उ ऋषि, ठीक है। और वृत्ताकार यानी होठ गोल हो जाते हैं, उ ओ। जब तक हम इसे बोलेंगे नहीं तब तक ये सही से हम सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। सक्रिय यानी जीभ का नियंत्रण, जीभ के आधार पर, देखिए उच्चारण के आधार पर कैसे, देखिए अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, तीन भागों में बांटा गया है। जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है, देखिए ये जो ई ए तालु और कंठ से उत्पन्न होते हैं ये, ठीक है। और देखिए मध्य स्वर, यहाँ पे ऋषि भी आता है, ठीक है। मध्य स्वर में केवल कंठ से उत्पन्न होता है आ। पश्च स्वर जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है, आ उ ओ। होश और कंठ से उत्पन्न होते हैं। देखिए आश्रित सुर, आश्रित यानी व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अलग अलग भागों से रुक करके या घर्षण के साथ बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का मतलब है कि आश्रित सुर किसे कहते हैं, तो व्यंजन को कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और मानक हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। देखिए शुद्ध स्वर यानी ये पूरा आधा का होगा, ये शुद्ध स्वर है। अगर का के साथ आ बन गया तो ये पूर्ण व्यंजन का निर्माण हो गया। देखेंगे अब व्यंजन का वर्गीकरण, स्पष्ट व्यंजन, उच्चारण का शारीरिक नक्शा। स्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों से पूरी तरह स्पर्श करती है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। देखिए इन्हें स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया। कंठ है यानी कंठ वर्ग, ठीक है, यानी का खा गा गाण्या। तालु यानी चा छा जा जाया, ठीक है। मूर्धा, मूर्धा यानी टा वर्ग पूरा ण तक, ठीक है। दंत यानी ता से लेकर न तक। होष्ठ पा से लेकर मा तक। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ। देखिए सबसे नीचे यहाँ पे कंठ होता है, कंठ के बाद मुंह, तालु, और तालु के बाद मूर्धा, फिर दंत, और फिर उसके बाद होष्ठ, ठीक है। इसके आधार पे उच्चारण किया जाता है। प्रभा और घर्षण की भौतिकी, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती। अब इसमें भी वर्गीकरण किया है, इनकी संख्या 4 होती है। या रा लाभा कौन सा है, या रा और या रा ला और वा, इनकी संख्या 4 होती है। अब इसमें भी वर्गीकरण, अर्ध स्वर किसे बोलते हैं, देखिए ये या है, ये अर्ध स्वर है। वाह ये अर्ध स्वर है, ठीक है। लुंठित या जीभ में कंपन होता है, लुंठित स्वर किसे बोलते हैं, तो रा को बोलते हैं। पार से भी यानी हवा बगल से लिख जाए तो ला को बोलते हैं। अब ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। इसमें देखिए सा सा हा सब आते हैं। उच्चारण में हवा मुख में घर्षण करती है और करती हुई निकलती है, जिसमें मुख में गर्मी ऊष्मा पैदा होती है। जैसे सा, इसको तालब सा बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसको दंती सा बोलते हैं। और ये हा को काकल या सरस्वती से उच्चारण करते हैं। संयुक्त व्यंजन को पूरा देख ले, इनकी संख्या 4 होती है। दो अलग अलग स्वरों के मेल से एक नया वर्ण बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। का और सा, देखिए इसके नीचे हा लगा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हा और लगा देंगे तो प्लस आ निकलेगा बाहर, ठीक है। तो ये इतने शब्दों से मिलकर बना क्षत्रिय, ठीक है। जैसे जा अणा ज्ञा, ठीक है। ता और रा त्र, और सा और रा स्र। प्राणवायु यानी हवा की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, देखिए जैसे अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में बांटा गया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा वर्ग वर्ण, देखिए पहला और तीसरा और 5वां वर्ण, ये क्या कहते हैं,
अल्प प्राण होते हैं। और अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आता है, ऊष्म व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब महाप्राण में देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। इसमें उस व्यंजन भी साथ होते हैं। देखिए स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण, देखिए यहाँ पे सघोष यानी बिना कंपन, स्वर तंत्रियों में नाद नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, इसमें पहला और दूसरा और प्लस तीनों सा इसके अंतर्गत आते हैं। सघोष में कंपन के साथ स्वर तंत्रियों में नाद होता है, इसमें कौन कौन सा, तीसरा, चौथा, पांच, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, सघोष या घोष कहलाता है। इसमें अंतस्थ व्यंजन होते हैं, प्लस हा होता है और प्लस सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। नाद विज्ञानी शुद्ध तंत्रियों कंपन के आधार पर सघोष अघोष आपने देख लिया। अभी आगे देखते हैं ध्वनिया यानी अयोग्यवा आगुण, देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, दुगुण की, अयोग्यवा की इनकी दो संख्या होती है, अयोग्यवा दो होते हैं। देखिए इस तरीके से ये दुगुण ये होते हैं, ये किससे बनते हैं, स्वर से व्यंजन बनते हैं। और ये क्या बनते हैं, देखिए अड़ा अड़ा, इसमें वर्णमाला में अतिरिक्त विकसित व्यंजन के रूप में गिना जाता है। हिंदी वर्णमाला में आवर्त सारणी से यानी पूरा हम रिवीजन करेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ से इनका उच्चारण, स्वर का स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस व्यंजन 11 अलावा होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, का से लेके माँ तक, उसमें जो हस सा सा स होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।